नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत की आज कुछ सुर्खियों पर। सबसे पहले सुर्खियां जो कल से छाई हुई है, अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण का आना और उनको अपने मन की बात बताना, जिसको स्वयं अखिलेश यादव ने कहा। कल दिन भर और आज भी करीब करीब अखिलेश यादव के सपने की बात सभी समाचार चैनलों पर चली, लेकिन एक बात जिसकी नजर किसी की नजर जिस पर पड़ी और जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको मैंने पकड़ा। अगर आपको लगता है कि ये पकड़ने योग्य बात है और मैंने सही पकड़ा है, तो आप मुझे अपने आशीष से नवाजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज्यादा समूह में हो सके इसे सब्सक्राइब करिएगा। अखिलेश यादव ने जो समाचार चैनल को बताया, मौका था कि मथुरा से राज्यसभा सांसद, मतलब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद जो ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कृष्ण भगवान ने यादव जी को बोला कि भाई आप जा करके योगी आदित्यनाथ को बताइए कि वो अगला विधानसभा चुनाव मथुरा के पवित्र भूमि से लड़े। ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का सपना का है, ये तो सारे देशवासियों का सपना है, सारे प्रदेशवासियों का सपना है कि अब की बार मथुरा की सरकार, ये तो सभी का है, उसमें तो कोई भगवान कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण तो हम ही तुम में और सब में वास करते हैं, तो हमारा ही मन में भगवान राम है और भगवान कृष्ण है। उसके एवज में, उसके कार्य में अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे सपने में भी भगवान कृष्ण आए थे और कह रहे थे कि आपकी सरकार बन रही है। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान दीजिएगा, आप एक बार दोबारा से यूट्यूब चला लीजिएगा। कह रहे एक दिन नहीं आए, रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। मतलब अखिलेश यादव के दिन में भगवान कृष्ण सपने में आते हैं, जिसको हम दिवा स्वप्न बोलते हैं। दिन में देखे स्वप्न को दिवा स्वप्न बोला जाता है, मतलब जो पूरा न होने वाला स्वप्न हो। क्योंकि कहा जाता है कि भाई आप दिन में सपने देखने लगे क्या भाई, मतलब ये पागलपन के हद को पार कर जाने को कहा जाता है दिवा स्वप्न, दिन में देखने वाला स्वप्न। जो आदमी रात के सोने में ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखता है, उस पर विचार किया जाता है कि सत्य होगा कि असत्य होगा कि क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो आदमी दिन में स्वप्न देखने लगे, उसके मस्तिष्क की जांच की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि भाई आप अपने दिमागी जांच करवा लीजिए, टेंशन ज्यादा है अगर आप दिन में स्वप्न देखने लगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और अगर किसी को संदेह हो तो वो कल के किसी भी समाचार चैनल को यूट्यूब पर देख ले, अखिलेश की बाइट मिल जाएगी जिसमें उन्होंने कहा कि एक दिन नहीं प्रतिदिन भगवान कृष्ण आते हैं और हमको सपना में बताते हैं। मतलब अखिलेश यादव का दिवा स्वप्न है, वो दिन में सपने देख रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। और दिवा स्वप्न कभी पूरा नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है और हम सब कहते आए हैं कि दिवा स्वप्न है, कभी पूरा नहीं होगा। खैर, अखिलेश यादव को ईश्वर सद्बुद्धि दे और कम से कम भगवान कृष्ण उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम यही दुआ करते हैं। खैर, आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर कि विरोध के लिए कुछ भी करेगा कि कुछ बंदी आपके सामने है। सबसे पहले विरोध के लिए जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि अखिलेश यादव अपने नानी के घर गए हैं, मतलब इटली में है। इटली से वो गलवान घाटी की सूचना की जानकारी देशवासियों को दे रहे हैं कि चीन ने गलवान में और अक्साई चीन के आगे वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया है, ऐसा चीन ने बताया है। चीनी सैनिकों ने वहां पर झंडा फहराते हुए गाना गाए हुए हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भारतीय फौज, भारत सरकार से ज्यादा चीन पर भरोसा करते हैं। वो भरोसे का कारण यह है कि चीनी सेना और चीनी सरकार के साथ एक अखिलेश यादव का एग्रीमेंट हुआ था
जिसमें उनके जमाई मतलब उनके जीजा श्री रावत वाड्रा जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सब लोग थे। ये जो समझौता हुआ था उस वक्त केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी। यूपीए के चेयरपर्सन होने के नाते उनकी माताजी सर्वे सर्वा थी। हालांकि संविधान का शपथ लेके आदरणीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बने थे और देश दुनिया में होने वाले सरकारी आयोजनों के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी होने के नाते मनमोहन सिंह साहब को था। लेकिन वो सारे लोग जो बाहर के राजनयिक आते थे या जो देश के भी लोग आते थे वो सब के सब इंदिरा जी के बहू सोनिया जी से मिलकर के ही संतुष्ट हो जाते थे। उनको लगता था कि भारत से मेरी बात हो गई है। ये सरकारी दौरे पर आए हुए राष्ट्राध्यक्ष भी सोनिया जी से मिलते थे। चीन के अभी वाले राष्ट्रपति जबकि उस वक्त महासचिव होते थे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, महासचिव जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है कम्युनिस्ट पार्टी में, उसने और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। तो आज तक स्पष्ट नहीं हुआ कि राहुल गांधी के जीजा श्री किस हैसियत से उस पर भरोसा किए थे। तो चीन पर भरोसा करने का राहुल गांधी का एक कारण ये भी है कि उन्होंने उनके साथ समझौता किया था कि आपके सब बातों का मैं भरोसा करूंगा। भारतीय फौज ने वहां पर झंडा फहरा करके लाइव वीडियो लगा करके दिखा दिया, लेकिन मोदी विरोध में राहुल गांधी को ये पसंद नहीं आया भारत का बोलना। उन्हें चीन के बात पर भरोसा है कि चीन ने गलवान पर कब्जा कर लिया है और मोदी सो है। ये है विरोध के लिए कुछ भी करेगा। मणिपुर के सड़कों पर एयरपोर्ट से लेकर के और उनके सभा स्थल तक दोनों तरफ कहीं कोई पांव रखने की जगह नहीं थी। सुरक्षा कर्मी दिल्ली से लेकर के मणिपुर तक के सुरक्षा कर्मी और नॉर्थ ईस्ट में तैनात करीब करीब सारे सुरक्षा कर्मी परेशान थे नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को पुख्ता और चाक चौबंद करने के लिए। और लोगों की इतनी जमवाड़ा थी कि उनके पास जगह नहीं था कि कोई एक आदमी आकर खड़ा हो। और अपने नानी के घर इटली से राहुल गांधी हैशटैग चला रहे हैं कि मणिपुर बाइकाट मोदी, मतलब मोदी का मणिपुर के लोगों ने बाइकाट कर दिया है। अब बाइकाट करने का तरीका है कि सड़क के दोनों तरफ तिल रखने का भी जगह नहीं है। इतनी भीड़ में आकर के तिरंगा झंडा फहराते हुए नरेंद्र मोदी का अभिवादन और प्रणाम करते हुए लोग अगर उनका बाइकाट कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि इसी तरह की बाइकाट दुनिया में सब हो, कम से कम हमारा तो ऐसा हो जो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये है विरोध के लिए कुछ भी करेगा, गलत प्रोपेगेंडा फैलाएगा। इन सबसे जरूरी जो विरोध की मुद्दा जो वाकई पीड़ा देने वाली है, जो दुखद है, वो ये है मुस्लिम स्कॉलरों, मुस्लिम विद्वानों और मुसलमान के नाम की राजनीतिक दुकान चलाने लोगों का सूर्य नमस्कार का विरोध करना है। सूर्य नमस्कार का विरोध करना, अगर कोई आदमी साक्षात देव सूर्य का भी विरोध कर सकता है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर सूर्य एक दिन उदय ना हो तो आदमी का जीवन दुर्लभ हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी के बगैर आपका कल्पना नहीं हो सकता। सिर्फ विटामिन डी के वजह से नहीं है, उजाला होने के वजह से नहीं है। सूर्य जीवन में ही हमको भोर होने का प्रतीक करता है, सुबह हो गए इस बात का एहसास कराता है, नहीं तो हम सोए रह जाते हैं। उस सूर्य को भी कुरान के आड़ में इग्नोर किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, उसको नहीं माना जा सकता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने वाले भी लोग हमारे देश में हैं और संविधान ने उनको संरक्षण दे रखा है। ये सबसे दुखद और चिंताजनक है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिशा निर्देश जारी किया है कि भारत के 75वें सालगिरह मतलब अमृत महोत्सव की शुरुआत 26 जनवरी से पहले मतलब पहली तारीख से लेकर के 26 तारीख तक प्रत्येक स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाए। आपको एक बात जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो इस्लामिक राष्ट्र है, मतलब भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, इस्लाम को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन जो इस्लामिक राष्ट्र है वो ऐसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमारे वाले लोग इसका विरोध करते हैं। जैसे मुसलमान के लिए सबसे पवित्र जगह मक्का है, वो मक्का में एक बार चला जाता है काबा में तो वो कहता है कि उसका जन्म लेना समर्थ हो गया, अल्लाह का दर्शन हो गया। काबा के सड़कों पर नमाज अदा करने पर कोड़ों से पिटाई होती है और आर्थिक दंड लगाया जाता है। सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर आप सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते और
मस्जिद के नाम पर सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो आप पर कोड़ों की बरसात की जाएगी और अर्थदंड लगाया जाएगा। लेकिन भारत में नमाज अदा करने के लिए सड़क को ही चुना जाता है। जिस आदमी के बगल में मस्जिद है वो मस्जिद में नहीं जाता है, वो सड़क पर जाता है, क्योंकि विरोध के लिए कुछ भी करे वाली बात है। और हमारे देश के कुछ छुटभइये नेता और कुछ दो रुपये वाले सेलिब्रिटी लोग जिनको मोदी राज में भाव नहीं मिला, वो अपने आप को मोदी विरोध में आगे दिखाने के लिए कहते हैं कि अगर मुसलमान को नमाज अदा करना है तो मेरे घर में आके करें। वो कमक्कल इंसान लोगों को इस बात का ध्यान नहीं होता है कि घर में ही अगर नमाज अदा करना होता तो वो जो मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करने जा रहा है उसके पास भी घर है। बेघर तो अब मोदी के जमाने में कोई भी नहीं रहा है, सबके पास अपना एक कम से कम सिंगल छत तो है मोदी जी की कृपा से। लेकिन यहाँ विरोध के लिए कुछ भी करेगा। हमारे देश में विरोध के लिए कुछ भी करने के लिए छूट है। इस बात पर अगर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तो मैं समझ रहा हूं कि देश में वैमनस्य बढ़ेगी और देश पर से इस्लाम पर से भरोसा कम होने लगेगा। क्योंकि अगर इस तरह से फातवा का दुकान, मूंगफली के दुकान की तरह से आप खोल के चलाते रहेंगे तो आपके फातवे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम में फातवा का बहुत बड़ा स्थान है और अगर उसका सम्मान आप नहीं करेंगे तो आपका सम्मान खत्म हो जाएगा। आज एक और बात हुई, मैं समझ रहा हूं कि इस बात का विरोध करना तो राष्ट्र का विरोध करना है, राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। दारुल उलूम की स्थापना देवबंद में हुई है और देवबंद की महत्ता चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया तक है। मतलब दुनिया में अगर कहीं भी मुसलमान है तो वो कहा जाता है कि तुम देवबंदी मुसलमान हो कि बरेलवी मुसलमान हो। ये पाकिस्तान में भी बोला जाता है कि तुम कौन मुसलमान हो, देवबंदी की बरेलवी। मतलब उनकी कोई पद्धति होगी देवबंदी और बरेलवी, बरेली का बरेलवी और देवबंदी। उस देवबंद में दारुल उलूम का हेडक्वार्टर है और दुनिया भर के मुसलमान वहां आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इस्लामिक शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए। लेकिन एक बात भी कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से देखा गया है कि दुनिया भर के नामजद आतंकवादी और आतंकी गतिविधियों में शामिल मुसलमान भी देवबंद में ही पकड़े जाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट टेररिज्म का एक अड्डा बनता जा रहा है देवबंद। देश के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को देवबंद के और उसके आसपास घूमते हुए आतंकी और आतंकवादी विचारधारा के पनपने के वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब उत्तर प्रदेश में शासन संभाला 2017 में, तो उन्होंने इसका परमानेंट इलाज करने का विचार किया और अब देवबंद में एटीएस का सेंटर खुल गया है। मतलब अगर देवबंद में किसी तरह की कोई हैंकी पैंकी करने की विचार किसी के मन में पनपेगा तो जहां पर दारुल उलूम का ऑफिस है उसके ठीक बगल में एटीएस का स्पेशल टास्क फोर्स का भी ऑफिस है। मतलब उत्तर प्रदेश के बेहतरीन और शानदार प्रशिक्षित एक फोर्स आपके साथ है। इससे मैं समझ रहा हूं कि दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ा खुश होना चाहिए। मैं अगर मुसलमान होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लख लख बधाइयां भेजता कि जहां दुनिया भर से इस्लाम की ट्रेनिंग लेने के लिए, इस्लाम का शिक्षा लेने के लिए लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा में पुलिस का हेडक्वार्टर बना देना, वो भी सबसे प्रशिक्षित पुलिस का हेडक्वार्टर बना देना। हम आपको लख लख बधाइयां भेज रहे हैं, दुआएं भेज रहे हैं, अल्लाह से इबादत करते हैं कि आपका इकबाल बुलंद रहे और आपका शान हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया सोच दी है और सुरक्षा का इतना बढ़िया पुख्ता इंतजाम हमारे किया है। लेकिन उसमें विरोध होने लगा है। तो क्या ये विरोध के लिए विरोध है या वाकई वहां पर देवबंद में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आतंकवादी ट्रेनिंग में दी जा रही थी? जिन लोगों को परेशानी हो रही है कि आतंकवादी ट्रेनिंग में एटीएस का हेडक्वार्टर होना खलल डालेगा, आतंकवादी ट्रेनिंग से ट्रेंड होकर के लोगों के आवागमन पर एटीएस की पैनी नजर रहेगी और वो उससे हमको नुकसान होगा। नमस्कार मिश्रा जी, इस बात का भय अगर किसी को है, इसका मानी योगी जी सही कदम कर पे हैं और योगी जी का मोटो सही है।
राष्ट्र निर्माण, प्रदेश का निर्माण उनका मोटो है और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और एक और कुठारघात वाला आपको सूचना दे दूं कि सिर्फ देवबंद में नहीं, उत्तर प्रदेश के उन तमाम जगहों पर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में है और जहां पर मुसलमान डोमिनेट कर देता है और अपनी मनमानी चलाता है, पुलिस फोर्स को घुसने भी नहीं देता, वो हर जगह एटीएस का सेंटर खुलने जा रहा है। मतलब अलीगढ़ में, बरेली में, आजमगढ़ में, मेरठ में। तो इसका एक तीर से दो शिकार माना जाए। पहला शिकार ये कि अगर इन जगहों को बदनाम करने की कोई कुचेष्टा हो रही होगी, मुसलमानों को बदनाम करने का कोई प्रयास हो रहा होगा और यहाँ पर एक छिटपुट आतंकी कार्रवाई करके देश भर के मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करने का अगर प्रयास चल रहा होगा, तो वो योगी आदित्यनाथ जी के इस शानदार मास्टर स्ट्रोक से दूर हो जाएगा। क्योंकि एटीएस के प्रशिक्षण और एटीएस के क्रियाकलाप से दुनिया वाकिफ है, उसको पता है कि एटीएस का मतलब क्या है और उसको ये भी पता है कि एटीएस के साथ पंगा लेने का मतलब क्या है। दूसरा, अगर वाकई में वहां पर कोई इस्लामिक ट्रेनिंग से इस्लामिस्ट हो जाए, जिस तरह से जाकिर नाइक की भाषण सुन करके कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान और बड़ा सुंदर होगा। क्योंकि आप इधर आपका मनोबल बढ़ेगा और इधर एटीएस आपके मनोबल को पर बम बरसाने के लिए तैयार बैठी है। उनको दूर से आने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलिए और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एटीएस का है वहां घर, जैसा गाना गाते हुए मिल जाएगा वो। तो क्या ये एक तीर से दो निशान है और उत्तर प्रदेश में और दुनिया में शांति स्थापित करने का असली शांति दूत का रोल योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो दुनिया भर के मुसलमानों को उनको बधाई देनी चाहिए, लखलख दुआएं देनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के होने की वजह से अगर कुछ लोग दिग्भ्रमित होने के चक्कर में, होने की दिशा में आगे जा भी रहे हैं, जाने की सोच भी रहे हैं, तो उनको सोच को ही समाप्त कर देने के लिए एटीएस सामने खड़ा है। लेकिन विरोध के लिए विरोध करेगा, इसमें भी विरोध है। अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि आखिर कोई आदमी इस हैसियत में कैसे है कि वो पुलिस का हेडक्वार्टर खोलने का विरोध कर सकता है। मतलब हमारा देश का इतना ज्यादा स्वतंत्र हो गया कि हम कुछ भी बकवास करें और किसी को कोई फर्क नहीं। इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आप देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं और आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं गिरिराज सिंह की तरह से पाकिस्तान का वीजा नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको देश में नहीं, कहीं भी रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं पाकिस्तान का वीजा का ऑफिस खोल कर नहीं बैठा हूं। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी के राज्य का रहने वाला हूं, वहां का मतदाता हूं और योगी आदित्यनाथ जी के क्रियाकलाप पर भरोसा करता हूं। अगर आप आतंकी गतिविधियों के में शामिल हैं या उसको प्रश्रय देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक है, तो फिर आपका गाड़ी पलटना ही चाहिए जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं। क्योंकि सड़कों पर फिसलन तो आ ही रहती है, ऐसे लोग तो फिसलते ही रहते हैं, योगी जी ने साबित कर दिया। तो विरोध के लिए विरोध करने का अगला कड़ी वो जो बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। आज अजय चौधरी की कंस्ट्रक्शन कंपनी, अजय चौधरी की कंपनी पर छापा पड़ा आयकर विभाग का और समाचार चैनल में सवेरे से प्रसाद किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी पर एक और छापा। और मैं बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि 10 बजे तक जब मैं आपके सामने लाइव आने के लिए टीवी बंद किया, तब तक अखिलेश यादव के तरफ से कोई सफाई नहीं आया कि ये अजय चौधरी से मेरा कोई मतलब नहीं है, अजय चौधरी से मेरा नजदीकी क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश के सारे 23-24 करोड़ लोग मेरे नजदीकी हैं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं। समाजवादी पार्टी का सारा कार्यकर्ता मेरा नजदीकी है क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद को हथिया लिया हूं जबरदस्ती। अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया, बल्कि अखिलेश के कुछ छुटभैया नेताओं के तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान जरूर आया कि सरकार हतोत्साहित है, फ्रस्ट्रेशन है और विपक्ष के नेताओं के कारोबार पर छापा मार रहा है। मैं मान लिया आपकी बात को। मैं इत्र व्यापारी के जमाने में भी यही कहा था, राजू राय के छापे पर भी यही कहा था और भी यही कह रहा हूं। मैं आपकी बात को मान लिया कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने फोन करके आयकर विभाग को कहा है कि अजय चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा जाए। एकदम आप सत्य बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को मान लिया।
लेकिन एक चीज बताइए, वहां पर आग दबी थी, धुआं निकला, तभी तो भेजा गया फायर ब्रिगेड को। मेरे ठिकानों पर क्यों नहीं आ गया? मैं तो कल ही मोदी जी का शिकायत किया था, और आपके इस लोकप्रिय चैनल पर मैं मोदी जी की तारीफ और शिकायत रोज करता हूं। अगर कोई तारीफ की बात है तो तारीफ, और अगर कोई उसके बाद की आलोचना करने वाली बात हो तो मैं आलोचना करता हूं। मेरे पे तो कभी छापा नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता है मेरे घर में एक 150 रुपए का ट्राइपॉड है, 15-20 हजार रुपए का फोन के अलावा कुछ है नहीं। एक ये पेंटिंग है जो पीछे टंगी हुई है, इसका कोई कीमत नहीं है, क्योंकि रीसेल में बिकेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये किसी नामजद पेंटर का बनाया हुआ है, कोई साधारण पेंटर का है। तो मेरे पास और कोई धन है ही नहीं है, तो कोई लेगा क्या? अगर मीडिया के प्रचारित करने पर अखिलेश यादव भी प्रभावित है कि ये अखिलेश यादव को करीबी है, हाँ ना, सुबह सुबह, तो एक बात जरूर समझिए कि दाल में कुछ काला नहीं है। अखिलेश यादव की पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के आपके करीबी हैं जिनके पास अरबों खरबों की अवैध संपत्ति छापेमारी में बरामद हो रही है, जिसका बेहिसाब संपत्ति रखने का इल्जाम है, जिनके पास संपत्ति का कोई हिसाब किताब नहीं है, आने जाने का कोई ब्यौरा नहीं है, मतलब बहुत कुछ गड़बड़ है और बहुत कुछ की जांच की आवश्यकता है। अब विरोध के लिए विरोध करेगा और सरकारी जांच एजेंसियों के काम पर भी निकालेगा, तो ये देशवासियों को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि इस देश को हम कहां लेके जा रहे हैं। आयकर विभाग कहीं छापा मारता है, हम उसको विपक्ष की राजनीति से जोड़ देते हैं। पुलिस वाला किसी को पकड़ता है तो हम उसमें पक्ष विपक्ष जोड़ने लगते हैं। आदमी को एक्सरसाइज करके फिट रहने की सरकार कोई अनुरोध करती है तो हम उसमें हिंदू मुसलमान जोड़ लेते हैं। चीन प्रोपेगेंडा फैलाता है तो हम चीन की तरफदारी और अपने सरकार की आलोचना करने लगते हैं। इन सब विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमको अपने सैनिक पर भरोसा नहीं, जो लाइव वीडियो लगा कर दिखा रहे हैं कि देखिए गलवान का सीमा है और मैं यहाँ खड़ा हूं। लेकिन चीन कोई प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाता है तो उसको हम मान लेते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, और नानी के घर हजारों किलोमीटर दूर इटली से बैठकर राहुल गांधी को आ सकते हैं कि जी गलत हो रहा है। मणिपुर की जनता दोनों तरफ सड़कों पर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री के स्वागत में जन सैलाब उमड़ करके आती है, कहीं पांव रखने का जगह नहीं होता, और हम नानी के घर से ट्वीट कर रहे हैं कि मणिपुर बायकॉट मोदी। एयरपोर्ट से लेकर के सभा स्थल तक कहीं एक इंच जगह खाली नहीं थी इंसान के पांव रखने के लिए, इतना वहां पर आदमी भरा हुआ था, और हम उसको मना कर रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है। कसरत करने को हम अगर धर्म के नाम पर जोड़ रहे हैं तो ये विचार करने की आवश्यकता है। आयकर के छापेमारी में बेशुमार संपत्ति रखने वाले चोर बेईमानों को भी हम अपना मान रहे हैं, अपने पार्टी की कार्यकर्ता मान रहे हैं, और सरकार की बदले की कवायद मान रहे हैं, तो ये विचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझ रहा हूं कि ये नेता नहीं विचार करेंगे, ये आप विचार करेंगे, और अंत में इस बात का विचार जरूर करिएगा कि नेता खुद को कोरोना से बचाने के लिए बहाना बना करके आइसोलेट कर दे रहा है, ट्वीट कर दे रहा है कि आई गॉट पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया में अब तक का ही कोई पॉजिटिव साइन न दिखने वाला अरविंद केजरीवाल भी आज ट्वीट करके कहा है कि मैं पॉजिटिव पाया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ तो उसमें पॉजिटिव आया, चाहे कोरोना ही सही, नहीं तो अब तक उसकी राजनीति नेगेटिव है, उसका सोच नेगेटिव है, उसका काम नेगेटिव है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन नेगेटिव है। कुछ तो पॉजिटिव मिला जय कोरोना। हालांकि ईश्वर उसको लंबी उम्र दे, मैं उसको मरने की दुआ नहीं कर सकता, मरने की कल्पना नहीं कर सकता। शुद्ध लोकतंत्र में इस तरह की कल्पना कोई इजाजत नहीं है, और हम सब लोग हैं इस तरह की सोच भी नहीं सकते। लेकिन आश्चर्य तो व्यक्त कर सकते हैं ना, या चाहे हंसी में ही सही, या कुछ तो पॉजिटिव आया। तो कोरोना से वो सब के लोग आशंका में ही खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और आपके बेटियों को दौड़ में कुचलवा करके मार देने की साजिश करते हैं। आप मरे तो मरे, आपके घर के 2-4 लोग मर जाएंगे, उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मीडिया में तो आएगा नहीं कि लाखों लड़कियां लड़ सकती हूँ के नारा पर लाखों लड़कियां सड़क पर थी। लेकिन यहाँ कहाँ किसी को प्रश्न पूछने की इजाजत है कि लड़कियां सड़क पर लड़की लड़ सकते हो, नहीं आई थी। उनको लालच दिया गया था कि 1 लाख रुपए का स्कूटी खड़ा है, जो जीत गया वो ले लेगा। तो लाख रुपया तो इस कोरोना काल में बहुतों के पास नहीं है, और अगर कोई जीत करके लड़ने की लालच है तो क्यों नहीं कोई जाएगा। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली में जो दुर्दशा हुआ, उसमें सिर्फ प्रियंका दोषी नहीं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी दोषी है, योगी का सरकार भी दोषी है।
कि इस कोरोना काल में जहां पर हम रात की कर्फ्यू, दिन की कर्फ्यू और अब साप्ताहिक कर्फ्यू को विचार कर रहे हैं, वहां पर इतनी ज्यादा अनियंत्रित भीड़ को हमने इजाजत क्यों दे दिया? मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासन असमंजस में होगा कि अगर प्रियंका जी की रैली को रोक दिया जाए तो मोदी जी की रैली को कैसे नहीं रोक पाएंगे, योगी जी की रैली कैसे नहीं रोक पाएंगे, तो प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी में प्रशासन को तटस्थ रहना चाहिए और राष्ट्र और राज्य हित की सोचना चाहिए। योगी, मोदी और प्रियंका के हित की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो आप योगी के प्रशासक हैं, ना ही आप मोदी के प्रशासक हैं, या प्रियंका का प्रशासक है। आप प्रशासक हैं हमारे लोगों के, आम नागरिक के, 23-24 करोड़ देशवासियों के जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और 130-35 करोड़ देशवासी जो समस्त देश में रहते हैं। तो आपको देश की चिंता, क्योंकि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं। आप मोदी प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है, योगी प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है, प्रियंका प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है। इसलिए आपका फर्ज भारत के प्रति होना चाहिए और समस्त देशवासियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ जान के साथ खिलवाड़ करता है। अंत में एक अनुरोध आपसे, चुनाव आयोग का फैसला जो हो, भीड़ को रोकने की फैसला हो, चुनाव रोकने की फैसला हो, वो अलग है, वो अपना जाने, हम उसमें दखल नहीं दे सकते, हमारे यहाँ निष्पक्ष आयोग है। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे जरूर करेंगे कि कृपया आप चुनाव में तो जरूर भाग लें, क्योंकि वो नागरिक धर्म है, उससे आप मुंह ना मोड़े, क्योंकि वहां पर चुनाव आयोग आपके लिए समुचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप रैली में भाग बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना, चाहे आप जिस भी पार्टी के समर्थक हो और जिस नेता को चाहते हैं। आप टीवी पर देखिए, उनके साथ भीड़ में ना जाइए, क्योंकि संसार के लिए आप एक नंबर है और अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार है। आप अगर मिट जाएंगे तो आपके परिवार का संसार मिट जाएगा, और संसार के लिए एक नंबर मिटेगा कि कोरोना के चपेट में आने से एक आदमी मरा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या आप एक नंबर बनना चाहते हैं या परिवार के लिए संसार बनना चाहते हैं। जिस दिन इसकी फर्क आप समझ जाएंगे, जिस दिन इसकी गंभीरता समझ जाएंगे, नेता भी समझ जाएंगे कि लोग समझदार हो गए हैं, और आप समझदार हैं, इसमें मुझे तनिक भी संशय नहीं है। बस आप समझदारी का परिचय दीजिए, बाकायदे लाइए। आप स्वस्थ रहें, बीमारी आपको छू न सके। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ भारत।